जय भीम साथियों। आप सभी को महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 129वीं जयंती के एम्बस डेमोक्रेटिक इस संगठन की ओर से मंगल कामनाएं। साथियों, आप जानते हैं कि कोविड-19 इस महामारी की बीमारी सारी दुनिया में फैली है। इस वजह से हम बाबा साहब की जयंती को सार्वजनिक तौर पर मना नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे कार्यान्वयन संघ के जो सदस्य हैं धीमंत बलवंत जी मेश्राम, इन्होंने सोचा क्यों न इस बहाने बाबा साहब की विभिन्न नीतियाँ जनता के सामने प्रस्तुत की जाए। और इसी योजना के अनुसार हमारे कुछ साथी आपके आगे विभिन्न नीतियाँ लेकर प्रस्तुत होंगे। इस कड़ी के अनुसार मैं डॉक्टर प्रदीप नगराळे आपके सामने बाबा साहब की स्वास्थ्य नीति यानी हेल्थ पॉलिसी के ऊपर प्रकाश डालूंगा। साथियों, बाबा साहब ने जिस प्रकार से लेबर, एजुकेशन, इकोनॉमी, अन्य विषयों पर विस्तृत लिखान किया है, उस तरह का लिखान स्वास्थ्य इस विषय पर नहीं किया गया है। किंतु 20 जुलाई 1942 से लेकर जून 1940 तक ब्रिटिश इंडिया में बाबा साहब जब वाइसरॉय की काउंसिल में लेबर मेंबर थे, तो उन्होंने उस समय जो कानून पारित किए और बाबा साहब के अन्य जगह के लिखान और भाषण के आधार पर और संविधान में उन्होंने जो प्रावधान किए हैं उसके आधार पर तो हम कल्पना कर सकते हैं कि बाबा साहब को किस तरह की हेल्थ पॉलिसी अपेक्षित थी। अधिकांश लोगों की नज़र में किसी बीमारी का न होना यह स्वास्थ्य है, पर यह स्वास्थ्य की सही परिभाषा नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी जागतिक आरोग्य संगठन के अनुसार हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयर अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज और इन्फर्मिटी। इसका मतलब स्वास्थ्य यह शब्द शारीरिक भावनिक उच्चता के साथ सामाजिक उच्चता को भी दर्शाता है। जिस तरह अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता है, उसी तरह अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए सामाजिक भाईचारे की जरूरत है। अच्छे स्वास्थ्य के कारकों में अनुवंशिकी, पर्यावरण, रिश्ते, शिक्षा और अच्छी सामाजिकता शामिल है। अच्छा स्वास्थ्य आहार, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, आर्थिक सक्षमता, समाज की मानसिकता एवं मान्यताएं इत्यादि चीज़ों पर निर्भर करता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे डॉक्टर, नर्सेस, हॉस्पिटल, दवाइयाँ, यंत्र सामग्री, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, हेल्थ पॉलिसी, तंत्रज्ञान इत्यादि चीज़ों पर भी यह निर्भर करता है। ऊपर निर्देशित चीज़ों से हम यह स्वास्थ्य नीति निम्न अंगों में विभाजित कर सकते हैं। एक, शारीरिक और मानसिक अंग। दूसरा, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अंग। तीसरा, सामाजिक अंग। और चौथा, स्वास्थ्य सुविधाएं। तो साथियों, आइए देखते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने संविधान, कानून और स्वास्थ्य संबंधी प्रस्तुत किए गए बिलों में क्या प्रावधान किया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 द्वारा आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार दिया गया है, जो एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट यानी सरकार किसी की भी आए, आपके ये जो अधिकार है वो कोई छीन नहीं सकता। यहाँ जीने का अधिकार यानी जानवर के जैसा जीना ऐसा नहीं है। आपको अन्न, वस्त्र, आवास के साथ मनोरंजन, प्रतिष्ठा, जीवन में आप जो कुछ भी सकारात्मक करना चाहते हैं वह करने की स्वतंत्रता। अगर आर्टिकल 21 को आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब यह निकलता है कि भारत के सभी नागरिक, चाहे वो अमीर हो या गरीब, विद्वान हो या अनपढ़, स्त्री हो या पुरुष, को जीने का समान अधिकार है। अब हम एक एक अंग के बारे में बाबा साहब के विचार देखेंगे। पहला अंग है शारीरिक और मानसिक अंग। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पोषण की जरूरत है और सभी नागरिकों का पोषण की जिम्मेदारी बाबा साहब ने आर्टिकल 47 के द्वारा सरकार पर डाली। इट रीड एज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पोषण के लिए जो कृषि उत्पादन है वह बढ़ाने के उपाय बाबा साहब ने 1918 में
स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज इस लेख में बताए हैं। हालांकि यह कृषि संबंधी नीति होने की वजह से इस पे ज़्यादा वक्तव्य करना ठीक नहीं है। खेत में जो अनाज का उत्पादन होने के बाद अगला कदम होता है सभी नागरिकों को अनाज पर्याप्त मात्रा में मिले। उसमें भी जरूरी है कि गरीब किसान मजदूरों को अच्छे स्तर का अनाज किफ़ायती दामों में मिले। इसके लिए बाबा साहब ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम रेशनिंग कहते हैं, 1944 में शुरू किया था। बाबा साहब का कहना था, आप जिस मजदूर से काम करना चाहते हैं, अगर उसे पर्याप्त मात्रा में पोषण ना मिले तो निरंतर काम करने की क्षमता वह कैसे प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार गर्भवती महिला को अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिले तो वह कमजोर बच्चों को जन्म देगी, जो कि उसके परिवार पर और पर्याय से सरकार पर भी बोझ बनेगा। तो इसलिए बाबा साहब ने पोषण की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था और उसी को मद्देनज़र रखते हुए बाबा साहब ने रेशनिंग शुरू की थी। और मजदूर जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ उसे किफ़ायती दामों में कैंटीन में खाना मिले, इसके लिए कानून बनाया। और अभी हम देखते हैं कि करीब करीब सभी निजी और सरकारी आस्थापनों में ऐसी कैंटीन दिखती है। इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उच्च रखने के लिए कुछ कल्याणकारी कानून बनाए, जो इस प्रकार है। फैक्ट्री में मजदूर को पहले 12 या उससे अधिक घंटे काम करना पड़ता था। बाबा साहब ने यह 12 या उसके ऊपर घंटे काम करने की ड्यूटी को 8 मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 सेक्शन 13 ए के द्वारा सिर्फ 8 घंटे की। बाबा साहब का मानना था कि हर व्यक्ति 3 प्रकार की जिंदगियां जीता है, वैयक्तिक, व्यावसायिक और सामाजिक। इसमें हर जिंदगी को कम अधिक 8-8 घंटे का समय देना चाहिए। वैयक्तिक जिंदगी की नींद, खानपान और कामकाज के जीवन के 8 से 10 घंटे, यानी काम के 8 घंटे और आने जाने का समय पकड़ के 8 से 10 घंटे। इसके बाद जो समय बचता है वह समय उसके सामाजिक जिंदगी व्यतीत करने के लिए मिलना चाहिए। और इस समय में व्यक्ति जो है उसमें जो सुप्त गुण है, कुछ प्रतिभाएं है, उसका विकास करे, अपनी सामाजिकता बढ़ाए, जिससे कला और संस्कृति का विकास होता है और यही मानव की पहचान है। इन 8 घंटे की ड्यूटी में 2 शॉर्ट ब्रेक्स या अवकाश की भी सुविधा बाबा साहब ने की, क्योंकि इंसान यह कोई मशीन नहीं है जो लगातार 8 घंटे काम कर सके। इसके साथ वीकली हॉलीडेज एक्ट 1942 के अनुसार हर सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी या अवकाश की भी सुविधा बाबा साहब ने की और इस अवकाश की तनख्वाह भी न काटने का प्रावधान भी किया, जिसे हम पेड लीव कहते हैं। और मजदूर या कर्मचारी जहाँ पे काम करता है उस जगह पे रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने का भी प्रावधान बाबा साहब ने किया। बाबा साहब जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर थे तो उन्होंने 1928 में मैटरनिटी बेनिफिट बिल पेश किया, जो 1929 में पारित हुआ और उसकी व्याप्ति बॉम्बे प्रोविंस तक थी। वैसा ही बिल 1934 में मद्रास प्रेसिडेंसी में पारित किया गया। और बाबा साहब जब लेबर मेंबर बने तो उन्होंने माइंस मैटरनिटी बेनिफिट बिल पेश किया, जिसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी। और इस बिल के अनुसार किसी भी गर्भवती महिला को डिलीवरी के पहले 4 सप्ताह और डिलीवरी के बाद 4 सप्ताह रेस्ट की सुविधा बाबा साहब ने दी और भी कुछ सुविधाएं बाबा साहब ने दी। और यह बिल 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित करके इसको पूरे देश में लागू किया। बाबा साहब जब लेबर मेंबर थे तो वहाँ पे इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और इसमें 3 पार्टीज होती थी, एक मालक, 2 कामगार और तीसरा सरकार। इन तीनों के परामर्श से मजदूरों के कल्याण के लिए जो भी निर्णय लिए गए उस पर वॉच रखने के लिए बाबा साहब ने स्टैंडिंग कमेटी बनाई। इस स्टैंडिंग कमेटी की कुल 8 मीटिंगें हुई बाबा साहब के 4 साल के कार्यकाल में। पहले मीटिंग में बाबा साहब ने इंडस्ट्रियल हेल्थ रिसर्च बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया। 6ठी मीटिंग में बाबा साहब ने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स करने का निर्णय लिया। इसके तहत
श्रमिकों को व्यापक सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बना, जो 1948 में पारित किया गया। इस कानून के जो बेनिफिट है कुछ इस प्रकार है: मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस और अन्य कुछ जो मीटिंगें हुई उसमें जो ऊपर के कुछ प्रावधान बताए गए वो उसमें पारित किए गए थे। इसके साथ बाबा साहब ने 1938 में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल या तो बर्थ कंट्रोल बिल प्रस्तुत किया था, जो कुछ कारणवश पारित नहीं हुआ। और भी कुछ कानून बनाए और जो कानून अस्तित्व में थे उसमें संशोधन भी किया, किंतु यहाँ समय की वजह से उसका उल्लेख नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा अंग है शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अंग। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, जीवन स्तर, आर्थिक सक्षमता इन चीज़ों पर भी निर्भर करता है। अच्छी शिक्षा हो तो अच्छा रोजगार मिलेगा और अच्छा रोजगार मिला तो आर्थिक स्तर अच्छा होगा, यह एक सूत्र है। किंतु कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति ज़्यादा नहीं कमा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पढ़े लिखे व्यक्ति से ज़्यादा कमा सकता है। शैक्षिक स्तर का सीधा संबंध साधारणतः किसी संस्था में ओहदे से आता है। यहाँ स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षा का संबंध इतना ही आता है कि शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या ज्ञान अनेक मार्गों से ले सकता है, उसे अच्छी तरह से समझ सकता है और उसका आर्थिक स्तर अगर अच्छा हो तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है उसका वह उपयोग कर सकता है। यहाँ हम बाबा साहब की शिक्षा नीति या आर्थिक नीति इसकी चर्चा न करते हुए संविधान में उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में जो प्रावधान किए गए हैं उसका यहाँ विवेचन करेंगे। आर्टिकल 39, सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जिनमत चीज़ें हासिल हो इस तरह से अपनी नीतियाँ अमल में लाए। सब सेक्शन ए, जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन मिलाने का अधिकार स्त्री व पुरुष नागरिकों को समान हो। बी, समाज या देश की जो साधन संपत्ति है उसका स्वामित्व या नियंत्रण इस तरह से विभाजित हो कि सबका हित हो। सी, आर्थिक यंत्रणा इस तरह से क्रियान्वित न हो कि जिसकी वजह से संपत्ति और उत्पादन के साधन कुछ लोगों तक सीमित हो, जिससे सार्वजनिक हित बाधित हो। डी, स्त्री व पुरुष इन दोनों को समान काम के लिए समान वेतन हो। ई, स्त्री व पुरुषों का स्वास्थ्य एवं ताकत और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग किया जाए और सिर्फ पैसों की ज़रूरत है इसलिए उन्हें ऐसे व्यवसाय न करने दिए जाए जो उनकी उम्र व ताकत न पेल सके। जी, बच्चों को स्वास्थ्यपूर्ण और मुक्त वातावरण में प्रतिष्ठापूर्ण अपना जीवन विकास करने की संधि और सुविधा प्राप्त हो। बालक एवं युवक इनका शोषण न हो और नैतिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा हो, इससे उनका संरक्षण हो। आर्टिकल 41 जो इस प्रकार है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। इसका मतलब है आपको शिक्षा का अधिकार है और ज़िंदगी जीने के लिए पैसे कमाने की आवश्यकता है तो रोजगार करने का भी आपको अधिकार है और रोजगार उपलब्ध कराना यह सरकार का दायित्व होता है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे वृद्धावस्था, बीमारी या अन्य कारणों से काम करने में अगर आप असहाय हो तो सरकार से सहायता प्राप्त करने का अधिकार आपको है। आर्टिकल 42 जो इस प्रकार है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो मैटरनिटी रिलीफ के बारे में पहले ही बताया गया है, तो हम यहाँ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क के बारे में बताएंगे। यानी कोई कर्मचारी या श्रमिक जहाँ काम करता हो वहाँ की परिस्थिति काम करने लायक सुखकारक हो, जैसे वहाँ गंदगी ना हो, शोरगुल ना हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो इत्यादि। आर्टिकल 43, लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। अर्थशास्त्र में श्रमिकों के लिए 3 प्रकार के वेजेस या मजदूरी का उल्लेख मिलता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए श्रमिकों को किस प्रकार के वेजेस मिलना चाहिए इसे देखना ज़रूरी है। पहला है लिविंग वेजेस।
It is defined as the wage which is provided for maintaining maximum efficiency of workers and enable him to live with members of family a dignified life as a citizen of the country. यानी किसी श्रमिक की अत्युच्च कार्यक्षमता बरकरार रखने के लिए और उस श्रमिक को अपने परिवार के सदस्यों के साथ देश का एक नागरिक की हैसियत से प्रतिष्ठित जीवन जीने के लिए जो मजदूरी या वेतन दिया जाता है उसे लिविंग वेज कहते हैं। इसमें श्रमिक को इतना वेतन मिलता है कि वह अन्न वस्त्र के साथ आवास, मनोरंजन और खुद के और परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए कुछ व्यवस्था कर सकता है। दूसरा है मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी। इट इज़ डिफाइंड एज द वेज विच वॉज सफिशिएंट फॉर प्रोवाइडिंग द बेयर नेसेसिटीज ऑफ अ मैन, यानी श्रमिक अपनी न्यूनतम ज़रूरतें पूरा कर सके इतना वेतन या मजदूरी। अपने भारत देश में ज़्यादातर श्रमिकों को यही मजदूरी दी जाती है, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी अमानवीय वातावरण में अप्रतिष्ठित जीवन जीता है। तीसरा है फेयर वेज। यह इन दोनों के बीच की श्रेणी है। इस वेतन से भी श्रमिक कुछ हद तक प्रतिष्ठित जीवन जी सकता है। तो आप देख सकते हैं कि श्रमिकों के लिए किस प्रकार के वेतन की जिम्मेदारी बाबा साहब ने सरकार पर डाली और सरकार उन्हें क्या दे रही है। यह आर्टिकल संविधान के पार्ट 4 में होने की वजह से यह करना सरकार पर बंधनकारक नहीं है। अगर इसे पार्ट 3 यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें लाया जाता है, जैसे आर्टिकल 41 जो है राइट टू एजुकेशन को लाया गया, जो आर्टिकल 21A है, तो सरकार पर बंधनकारक रहेगा और हम इसके खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों को मुफ्त और जबरन शिक्षा देना। अभी तक के विवेचन और विश्लेषण से यह बात साफ है कि नागरिक को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना यह सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाकर अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं देना नामुमकिन नहीं है। यह देश की राजधानी में साबित हुआ है। इस पर कुछ उच्च वर्णीय महानुभाव कह सकते हैं कि इन्हें तो मुफ्त लेने की आदत है, इनकम टैक्स हम भरते हैं और मुफ्त की सहूलतें ये लेते हैं। तो उनको मेरा कहना है कि भारत का जो जीडीपी होता है उस पर सभी नागरिकों का समान अधिकार होता है। श्रमिक जो सेवा देता है उसकी गिनती भी भारत के जीडीपी में होती है। और भारत देश में इनकम टैक्स जो एक डायरेक्ट टैक्स है, यही एक टैक्स नहीं है। इसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी है जो भारत का हर नागरिक देता है। अगर कोई श्रमिक अपने लिए बिस्किट, टूथपेस्ट, चप्पल, मोबाइल, दवाइयाँ, कपड़े कुछ भी खरीदता है तो वह सरकार को टैक्स दे रहा है, इसलिए भी जीडीपी में उसका अधिकार है, कोई मुफ्तखोरी नहीं। तीसरा अंग है सामाजिक अंग। ऐसा समाज जहाँ जाति, धर्म, लिंग, प्रांत इत्यादि के नाम पर भेदभाव होता हो, ऐसे समाज में इंसान मुक्त होकर जी नहीं सकता, उसका विकास नहीं हो सकता। जहाँ इंसान को गुलाम बनाता हो, वहाँ इंसान शारीरिक मानसिक उच्चता नहीं पा सकता। जहाँ एक समुदाय या देश दूसरे समुदाय या देश से लड़ रहा हो तो इंसान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। इसलिए बाबा साहब ऐसा समाज चाहते हैं जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित हो, और इसकी संकल्पना उन्होंने संविधान के प्रीएम्बल में प्रस्तापित की। और ऐसे प्रबुद्ध समाज की निर्मिति के लिए भेदभावपूर्ण हिंदू धर्म त्याग कर समता और बंधुतामय बुद्ध धर्म स्वीकृत किया। और ऐसे प्रबुद्ध भारत की निर्मिति करना अब हमारा दायित्व है। चौथा अंग है स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी और निजी अस्पतालों में क्षमता के अनुसार उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हो, इस संदर्भ में बाबा साहब का कोई लिखान मेरे पढ़ने में नहीं आया, किंतु बाबा साहब हमेशा वैज्ञानिक और आधुनिक विचारों के धनी थे। इसलिए वैज्ञानिक और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सभी नागरिकों को किफ़ायती दामों पर उपलब्ध हो, ऐसी ही उनकी सोच रही होगी।
इसके साथ ही बाबा साहब की स्वास्थ्य नीति के संबंध में मेरे विचार मैं यही समाप्त करता हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस पर आप अपने कमेंट, सजेशन या क्रिटिसिज्म दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। जाते जाते बारबाडोस के जो पॉलिटिशियन है ओवेन ऑर्थर, इनके शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। फॉर ही हु हैज़ हेल्थ हैज़ होप। मैं रिपीट करता हूँ, फॉर ही हु हैज़ हेल्थ हैज़ होप एंड ही हु हैज़ होप हैज़ एवरीथिंग। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत।